आज तुमने जो अपनी हालत की है अरमान, ये तुम्हारा ही किया धरा है। अमीर बाप के बेटे थे, इसका मतलब नहीं कि तुम हर चीज़ का सौदा करो। अपने प्यार करने वालों के साथ भी तुमने सौदा ही किया था ना। अपने पापा के साथ करना चाहा, पर वो तो दूसरी मिट्टी के बने थे। उन्होंने ही तुम्हारे साथ सौदा कर दिया। और रिद्धिमा, वो तो तुम्हारे सौदे के आगे इतना झुक गई कि तुमने जो चाहा उसने वैसा ही किया। उसे पता था कि तुम बर्बादी के रास्ते जा रहे हो। तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम ना रुके तो रास्ते से हट ही गई वो। उसने तुमसे टूट कर प्यार किया था, इसीलिए तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिखकर उस मासूम बच्चे को और अपनी कोख में तुम्हारी निशानी लेकर घर से चली गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, सिर्फ दुआ के सिवा। और वो ज़रूर हर रोज़ करती होगी, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही चाहा था। अंजलि अपने मन का भड़ास एक सांस में ही निकाल दी थी और हाँफ रही थी। उसने अरमान की ओर देखा जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ था। वो और भी कुछ कहना चाहती थी, पर अरमान के पीले पड़े चेहरे को देखकर चुप हो गई। उसने ख्याल किया अरमान के बंद आँखों से दो आंसू लुढ़क पड़े थे। उसने धीरे से कहा, सॉरी अरमान, मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल गई। पर अरमान ने आंखें खोली और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं अंजलि, तुमने जो कहा बिल्कुल सच है। मैंने एक देवी जैसी पत्नी को धोखा दिया है। उसे कभी समझा ही नहीं, उसके प्यार को, उसकी चालाकी समझा। मैं नफ़रत करने के लायक ही हूँ। मैं चाहता हूँ रिद्धिमा मुझसे नफ़रत करे। उसने बड़ी मुश्किल से सांस ली और कहा, अब मैं और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, पर मरने से पहले एक बार रिद्धिमा से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अपने बच्चों को एक बार देखना चाहता हूँ। बस अब इतनी ही तमन्ना है। अंजलि ने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली गई। लगभग 30 साल पहले। पापा, मैं इस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। मैं नफरत करता हूँ इस लड़की से, जो अचानक आकर इस घर और आप पर अपना अधिकार जमा बैठी है। कौन होती है ये आपकी, जो आप उसे इतना प्यार करते हो? मेरे हिस्से का प्यार भी आपने उसे दे दिया है। अब या तो वो रहेगी इस घर में, या मैं। 12 साल का अरमान गुस्से से फट पड़ा था। शशांक गुस्से में उससे देखते हुए बोली, अपनी जबान और अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो अरमान। मैंने कह दिया है रिद्धिमा यहीं रहेगी तो वो यहीं रहेगी। अगर आपको ये घर छोड़कर जाना है तो जा सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। मेरा कोई बेटा था ही नहीं। वो अपना फैसला सुनाते हुए अपने कमरे में आ गए। तभी उन्हें याद आया कि अब तक रिद्धिमा स्कूल से आ चुकी होगी। कहीं उसने उन दोनों की बातें न सुन ली हो। उन्होंने जल्दी से रिद्धिमा के कमरे की ओर रुख किया और कमरे में झांकते ही जो नज़ारा देखा, उनका मन द्रवित हो गया। रिद्धिमा स्कूल ड्रेस में ही थी और अपनी मम्मी की फ़ोटो को सीने से लगाए चुपचाप बैठी थी, पर उसकी आंखें लाल हो रही थी। शशांक धीरे से उसके पास आए और बैठते हुए बालों को सहलाते हुए पुकारा, बेटा। रिद्धिमा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में बोली, अंकल, आप मुझे हॉस्टल भेज दीजिए। शशांक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भला? रिद्धिमा ने ज़मीन की तरफ नज़र झुकाए जवाब दिया, क्योंकि आप मेरी वजह से अरमान को डांटते रहते हो। आप पर उसका पहला हक है और मेरा बाद में। वो आपसे नाराज़ हो जाता है अंकल, वो भी मेरी वजह से। शशांक प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी छोटी सी रिद्धिमा कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आपने कहाँ से सीखा इतनी समझदारी की बातें? रिद्धिमा थोड़ी चुप रही, फिर बोली, अंकल, हालात हमें बड़ा बना देते हैं। सभी यही कहते हैं कि आप अरमान से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो, पर क्यों अंकल? मैं तो आपके दोस्त की बेटी हूँ ना, और अरमान आपका बेटा है। शशांक थोड़े चुप रहे, फिर बोली, तुम मेरे ऐसे दोस्त की बेटी हो जिसने मेरे इस नालायक बेटे को ज़िंदगी दी। तुम्हें पता है बेटा, जब अरमान सिर्फ 2 महीने का था, तब स्मृति यानी अरमान की मम्मी इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर 10 साल तक मेरी दोस्ती पद्मा यानी कि आपकी मम्मी ने अरमान को अपने सीने से लगाए रखा। आपके पिता विजय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर आपकी मम्मा ने स्मृति से जो वादा किया था उसे निभाया। आपके पापा के साथ उनके डिवोर्स के बाद उसने आपको अपनी माँ के पास रख दिया और यहाँ दिन भर
अरमान को संभालती थी और रात को चली जाती थी। मैंने उससे कहा भी था कि यहीं आपको लेकर रहे, पर वो नहीं चाहती थी कि शशांक गुप्ता की इज्जत पर कोई आँच आए, क्योंकि लोग तो बातें बनाने के लिए तैयार रहते हैं। शशांक सांस लेने के लिए रुकी, फिर बोली, और एक दिन जब वो यहाँ आ रही थी तो एक दुर्घटना ने उनकी जान ले ली। मैं आपका गुनहगार हूँ बेटा, क्योंकि हमारी वजह से ही उनकी जान गई। कहते हुए शशांक की आवाज़ भर्रा गई। रिद्धिमा ने उनकी ओर देखा और बोली, अंकल, उसके बाद तो आपने ही मुझे संभाला है ना। मम्मा के जाने का गम नानी सह नहीं पाई और अचानक एक दिन चली गई, पर उससे पहले ही आपने उनको भरोसा दिलाया था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। शशांक उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ रिद्धिमा, और मुझे वो वादा निभाना है। रिद्धिमा धीरे से बोली, पर अरमान को अच्छा नहीं लगता अंकल। आप तो मेरे पापा जैसे हैं। मैंने अपने पापा को नहीं देखा, पर आपने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे अब पापा की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरा ख्याल रखोगे, मैं जहाँ भी रहूँ। इसीलिए मैं हॉस्टल जाना चाहती हूँ। शशांक कुछ सख्त आवाज़ में बोले, आप नहीं बेटा, मेरा वो नालायक बेटा हॉस्टल जाएगा। उसे भी पता चलना चाहिए कि अपनों का प्यार क्या होता है। मैंने उसका एडमिशन दून स्कूल में करवा दिया है, अब वो वहीं रहेगा। रिद्धिमा ने घबराते हुए कहा, पर अंकल, इससे वो आपसे दूर चला जाएगा और मुझसे और नफरत करेगा। शशांक उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप इस बारे में ज़्यादा सोचकर अपने इस छोटे से दिमाग को तकलीफ़ मत दो बेटा। मैं जो करूँगा उसके भले के लिए ही करूँगा, और देखना वो वहाँ सुधर भी जाएगा। कॉलेज लाइफ का आज लास्ट दिन था। सभी अपने घर लौटने वाले थे और बातें कर रहे थे, पर एक इंसान वहाँ सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, विशेषकर लड़कियों की, और उसका नाम था अरमान मलिक। इस कॉलेज का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का। इस कॉलेज के लड़के उससे जलते थे और लड़कियाँ मरती थी, क्योंकि वो स्टेट का बास्केटबॉल चैम्पियन था, गिटारिस्ट था और बहुत पॉपुलर था। पर वो हर चीज़ के लिए जितना पॉपुलर था उतना ही बदनाम। उसकी सबसे बुरी आदत थी लड़कियों को यूज करके कुछ दिनों में उसे छोड़ देना। ऐसा नहीं कि लड़कियां उसकी इस आदत से वाकिफ़ नहीं थी, पर जानते हुए भी उसके प्यार में फंस जाती थी। उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही पिघल जाती थी और उसकी नीली आंखों के नशे में डूब जाती थी। पर अरमान के लिए लड़कियां बिस्तर की चादर की तरह थी, जिसे वो कुछ दिनों में बदलना पसंद करता था। अरमान स्टेज पर अपने दोस्तों की फरमाइश पूरी कर रहा था और एक के बाद एक गाना गाए जा रहा था। उसने जैसे ही अपना गाना ख़त्म किया, तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। अरमान स्टेज से उछलकर अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और अपना गिटार साइड में रखता हुआ मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा? राहुल बोला, तालियों की गूंज ही बता रही है अरमान कि तूने कैसा परफॉर्म किया। वैसे तेरा लास्ट वाला गाना सबसे अच्छा रहा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अतुल, जो अरमान के पड़ोस में रहता था, बोल उठा, वैसे हम सबको पता है द ग्रेट अरमान मलिक की मंजिल कहाँ है। उसे क्या फ़िक्र है भाई, पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, दो दो हॉस्पिटल के ओनर हैं, और लड़की यानी अरमान की मंजिल भी देख रही बहुत ही इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की रिद्धिमा गुप्ता है ना अरमान? रिद्धिमा का नाम सुनते ही अरमान के जबड़े भिज गए। उसने जलती हुई आंखों से अतुल को देखा और बोला, तुझे इतनी पसंद है वो लड़की, तो तू ही उसे अपनी मंजिल बना ले। मेरे गले क्यों मढ़ रहा है उसे? अतुल मुस्कुराता हुआ बोला, कर लेता अगर अंजलि के साथ बचपन में ही मेरी शादी तय ना होती। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ यार, पर जिसे रिद्धिमा मिलेगी वो किस्मत वाला होगा। अरमान ने गुस्से से उसे घूरा और उठ गया जाने लगा, तो मोहित उसका हाथ पकड़कर बिठाता हुआ बोला, ठंड रख यार, तो कभी एक लड़की पर टिका है क्या? अगर तेरे पापा ज़्यादा ज़बरदस्ती करें तो कर लेना उस लड़की से शादी, पड़ी रहेगी घर के एक कोने में, और तू बाहर मौज मस्ती करना। अरमान ने अपना सर झटका और बड़बड़ाया, उस लड़की की तो मैं सूरत भी देखना नहीं चाहता जिसने मुझे मेरे पापा और घर से दूर कर दिया है। कभी नहीं भूल सकता कि पापा ने हम दोनों में से उसे चुना, पर अब मैं वापस आ रहा हूँ अपना हर अधिकार वापस लेने, जो
उसने मुझसे छीना था। शशांक आज बहुत खुश थे क्योंकि आज अरमान अपनी एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट कर वापस आ रहा था। पर दिल दिल में थोड़ी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि उनको पता था उनके बेटे के हर गुण होते हुए भी कुछ बुराइयां भी थी जिसकी वजह से उसके सारे गुण छुप सकते थे। जिद्दी और गुस्सैल तो वो बचपन से ही था, पर शराब पीने की बुरी लत लग चुकी थी उसे, और उससे बड़ी बुराई थी लड़कियों की संगत। शशांक कुर्सी से उठ गए और बेचैन होकर कमरे में टहलने लगे। वो स्मृति की तस्वीर के सामने खड़े हो गए और बड़बड़ा उठे, स्मृति, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अरमान को सही रास्ते पर ला सकूं। मैं बचपन से ही उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं कर पाया। न जाने क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में। कोई ऐसा चमत्कार, ऐसी जादू की छड़ी मुझे चाहिए जिसे छूते ही वो सुधर जाए। उन्हें लगा स्मृति मुस्कुरा उठी और आंखों से बोली, वो जादू की छड़ी तो तुम्हारे पास ही है शशांक। तुम्हें उन्हें रिद्धिमा की सुरीली आवाज़ सुनाई दी, अंकल, आप आज भी अपनी दवाई लेना भूल गए। शशांक उसे देखकर मुस्कुरा उठी, पर रिद्धिमा थोड़ी नाराज़गी के साथ बोली, मैंने आपको कोई जोक्स सुनाया है क्या जो आप मुस्कुरा रहे हैं? शशांक मुस्कुराते हुए बोल उठे, आपको देखते ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है बेटा। रिद्धिमा दवाई उनके हाथ में देते हुए बोली, मैं जानती हूँ आज आप बहुत खुश हैं क्योंकि अरमान वापस आ रहा है। शशांक बोल उठे, आप नहीं हो क्या? रिद्धिमा तुरंत बोली, मैं भी खुश हूँ अंकल, क्योंकि वो अपने घर वापस आ रहा है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, फिर रिद्धिमा धीरे से बोली, अंकल, मैं सोचती हूँ अब हॉस्टल चली जाऊँ। शशांक ने आश्चर्य से पूछा, ये ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? रिद्धिमा अपने नाखून को देते हुए बोली, ये ख्याल तो उसी दिन आया था जब आपने बेचारे अरमान को हॉस्टल भेज दिया था, पर आपने मेरी बात नहीं माना। अरमान मुझे पसंद नहीं करता अंकल, और मैं नहीं चाहती मुझे लेकर बात बढ़े। शशांक उसकी ओर देखते हुए बोली, उस दिन भी मेरा जवाब ना था और आज भी है रिद्धिमा। अरमान हॉस्टल गया था अपनी वजह से। वो बहुत जिद्दी और अक्खड़ हो गया था और उससे सुधारना जरूरी था, पर मैं नहीं जानता वो कितना सुधरा है। आशा करता हूँ वो समझदार हो गया होगा। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, तब वो छोटा था अंकल। शशांक मुस्कुराए और बोले, आप भी छोटी थी, बिल्कुल बल्कि आप तो उससे 2 साल छोटी हैं, और ये घर जितना उसका है उतना आपका है। इसीलिए ये ख्याल कभी मत लाना कि वो वापस आएगा तो आपको जाना पड़ेगा और मैं ये बात मान जाऊंगा। रिद्धिमा सर हिलाते हुए बोली, आप भी बहुत जिद्दी हैं अंकल, इसीलिए अरमान भी है। पर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, अगर मुझे देखकर अरमान खुश नहीं हुआ और घर छोड़ने की नौबत आए तो मैं जाऊंगी इस बार, अरमान नहीं। शशांक हंसते हुए बोली, सोच सोच कर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं बेटा। आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोच रखा है क्या करना है। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं जानती हूँ आपने जो सोचा होगा सही होगा। अच्छा, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। रिद्धिमा के जाने के बाद शशांक फिर से सोच में पड़ गए थे। उन्होंने जो सोच रखा था शायद स्मृति ने भी वही इशारा किया था। शशांक की दिली इच्छा थी कि उनका बेटा रिद्धिमा को अपना ले, उसका नफरत प्यार में बदल जाए, क्योंकि शशांक को पूरी तरह विश्वास था कि कितना भी बुरा इंसान हो, रिद्धिमा की संगत उसे सुधार देगी। वो जानते थे कि रिद्धिमा अरमान को पूरी तरह समझती थी और शायद उसे पसंद भी करती हो। अगर अरमान की शादी रिद्धिमा के साथ हो जाए तो शशांक निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि अरमान चाहे कुछ भी करे, शशांक के जाने के बाद रिद्धिमा उसके व्यवसाय को संभाल लेगी और बर्बादी से बचा लेगी। रिद्धिमा शशांक से बात करके अपने कमरे में किताबें लेने आई थी और उसकी नज़र अलमारी में रखे अरमान के फ़ोटो पर गई, जिसे वो यहाँ छुपा कर रखती थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई और खुद ही मन में सोचा, मैं भी कितनी पागल हूँ, जो इंसान मुझसे नफरत करता है मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ अरमान, तुम चाहे मुझसे कितनी नफरत करो, मैं तुमसे शायद प्यार करने लगी हूँ। बचपन में तुमसे दोस्ती करना चाहा, पर तुमने मुझे कभी दोस्त नहीं वरना दुश्मन माना।
और हर साल जब 2-4 दिन के लिए तुम घर आते थे, मैं चुपके से तुम्हें देखा करती थी। और जब भी कभी मैं तुम्हारे सामने आ गई, तुम्हारी नफ़रत भरी, गुस्से भरी निगाहों ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा और मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही। और पता नहीं कब सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचना शुरू कर दिया। अपनी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसान को चाहा है और अपने सपनों में देखा है, और वो तुम हो अरमान। तुम चाहो मुझसे कितनी भी नफ़रत करो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी और चाहती रहूँगी। अरमान घर वापस आ गया था, पर शशांक ने जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही था। वो रिद्धिमा से दूर ही रहता था और अपने पापा से भी बहुत कम बात करता था। ज़्यादातर समय वो बाहर बिताया करता था और रात को जब घर आता वापस तो नशे में चूर रहता था। जब तक अरमान घर पर रहता, रिद्धिमा खुद को कमरे में ही बंद रखती थी। पर शशांक ने ख्याल किया था कि सुबह जल्दी उठकर रिद्धिमा अरमान का पसंदीदा नाश्ता ज़रूर बनाती थी और नौकरों के हाथों उसके कमरे में भिजवा देती थी। एक दिन जब अरमान अपने कमरे में मोबाइल लेकर बैठा था, शशांक उससे बात करने के लिए वहां आए, पर अरमान उन्हें देखता हुआ भी इग्नोर करने की कोशिश करता हुआ मोबाइल में बिजी रहा। शशांक कुछ देर खड़े रहे, फिर बोल पड़े, अरमान, मैं आपसे बात करने आया हूँ। अरमान मोबाइल पर नज़र रखता हुआ बोला, कहिए। शशांक बोल पड़े, देहरादून से आए 4 महीने गुजर चुके हैं और आपके रोज़ की दिनचर्या देखते हुए लगता नहीं कि आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है। आगे क्या करने का इरादा है आपका? अरमान मोबाइल रखता हुआ व्यंग के स्वर में बोला, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत क्या है? आपने तो सब कुछ सोच कर रखा होगा और आपके पास इतनी दौलत है कि मैं अगर इसी तरह बैठ कर खाऊँ तब भी मेरी ज़िंदगी ऐसो आराम के साथ गुजर जाएगी। शशांक को अरमान से ऐसे बर्ताव की ही आशा थी, इसीलिए बिना विचलित हुए उन्होंने जवाब दिया, वो आपकी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है जिसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। उसे बर्बाद होते मैं नहीं देख सकता और ना होने दूंगा। अरमान उन्हें तीखी नज़रों से देखता हुआ बोला, अपने बेटे को देना आपको बर्बादी लगती है और एक लड़की की सारी ज़िंदगी का खर्चा उठाना आपको बर्बादी नहीं लगा। मैं आपका बेटा हूँ और आपकी जायदाद पर मेरा हक है। या अभी भी आपने कुछ और ही सोच रखा है? जिस तरह बचपन में मुझे घर से निकाला, उसी तरह अब भी मुझे जायदाद से बेदखल करके उसके नाम सब कुछ करना है क्या? शशांक अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करते हुए बोले, अरमान, अपनी ज़बान पर लगाम दो और मुझे ऐसा कुछ करने को मजबूर मत करो। अरमान तीखी आवाज़ में बोला, आप ऐसा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं हूँ। ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा आपको। इतना कहते हुए झटके से उठ खड़ा हुआ और अपनी मोबाइल पटकता हुआ चिल्लाया, अब आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगा मैं, अपना इतना याद रखना। कहकर वो जाने को मुड़ा, पर शशांक की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर ठिठक गया, जो कह रहे थे, ये घर मेरा है अरमान, और यहाँ मेरी मनमानी चलेगी, तुम्हारी नहीं। तुमने अगर अभी भी खुद को नहीं बदला तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी रिद्धिमा के नाम लिख दूंगा। जिस दौलत पर तुम इतना इतरा रहे हो और खुले हाथों से शराब पर लुटा रहे हो, उसका एक ही हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। दर दर की ठोकर खाओगी तभी तुम्हें अकल आएगी। फिर मैं देखूंगा तुम्हारे कितने दोस्त और अपने हैं जो तुम्हें सहारा देते हैं। अरमान घूमकर उनकी तरफ देखा और जबड़े भींचता हुआ बोला, और मैं वादा करता हूँ आपकी इस प्यारी लड़की को दर दर की ठोकरें खिलवाऊंगा। बचपन से अब तक मेरे अधिकार छीनकर उसने बहुत मज़े किए हैं, अब उसकी बारी है। कहता हुआ वो झटके से घर से निकल गया। शशांक कुछ देर उधर देखते रहे और अरमान की बातें उनके कानों में गूंजती रही। एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसका सामना करने से वो डर रहे थे। अचानक उनके सीने में दर्द जैसा महसूस हुआ और वो रिद्धिमा को पुकारते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। 1 हफ्ता बीत चुका था पर अरमान घर वापस नहीं आया था। शशांक को दिल का दौरा पड़ा था और वो हॉस्पिटल में थी। रिद्धिमा जानती थी अरमान का यहाँ रहना अभी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसे लगातार फ़ोन कर रही थी, पर वो फ़ोन उठाता ही नहीं था। रिद्धिमा ने मैसेज भी छोड़े थे पर अरमान ने देखा ही नहीं था। रिद्धिमा अतुल को छोड़कर अरमान के किसी और दोस्त के बारे में नहीं जानती थी और अतुल मुंबई में था ही नहीं। उसे दिल्ली में नौकरी मिली थी और वो वहाँ चला गया था
और उसने रिद्धिमा को फ़ोन पर बताया था कि उसे अरमान के बारे में कुछ पता नहीं है। डॉक्टर मेहंती ने रिद्धिमा से कह दिया था कि शशांक के लिए ज़्यादा आशा न रखें, क्योंकि इसी बीच उन्हें 2 अटैक आ चुके हैं। रिद्धिमा जानती थी अरमान का उसके पास होना अभी ज़रूरी है। इन्हीं सोच विचार में वो डूबी थी कि उसे शशांक की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। रिद्धिमा, अरमान आया क्या? रिद्धिमा धीरे से बोली, आ जाएगा अंकल, कहीं बिजी होगा। शशांक मुश्किल से मुस्कुराए, फिर बोले, उसके पास काम ही क्या है जो बिजी होगा? शराब के नशे में डूबा होगा और क्या। रिद्धिमा जल्दी से बोली, उसे आपकी बीमारी की खबर नहीं मिली अंकल, वरना वो दौड़ा हुआ आता। कुछ भी हो, आप उसके पापा हैं, आपसे बहुत प्यार करता है वो। शशांक के होंठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोली, रिद्धिमा, मैंने बहुत सोच समझकर कुछ फैसला लिया है। क्या आप इसमें मेरा साथ देंगी? रिद्धिमा ने आंसू भरी निगाहों से बोली, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ अंकल। शशांक ने रुक रुक कर कहा, बेटा, शायद मैं स्वार्थी कहलाऊं, पर बहुत दिनों से मैंने अपने दिल में एक सपना पाल रखा है। मैं चाहता था कि आपको अपने घर की बहू बनाऊं। इतना सुनते ही रिद्धिमा चौंकते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अरमान मुझसे नफरत करता है। शशांक बोले, जानता हूँ, पर ये भी जानता हूँ आप उस नालायक को पसंद करती हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद कुछ ही दिनों में अरमान मेरी सारी संपत्ति उड़ा देगा और रास्ते का भिखारी बन जाएगा। आज जो दोस्त उसके इर्द गिर्द घूमते हैं वो उस समय उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के लिए ऐसी मुश्किल घड़ी आए, इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरी सारी प्रॉपर्टी का हकदार मैं आपको बनाकर जाऊँ। फिर अरमान आपसे शादी करने को मजबूर होगा, मेरी प्रॉपर्टी सुरक्षित होगी और मुझे विश्वास है आप पर आपका साथ पाते ही वो सुधर जाएगा। पर तब तक आपको धीरज रखना होगा। क्या आप मेरे लिए इतना करेंगी? रिद्धिमा भर्राए स्वर में बोली, मैं सब करूँगी अंकल, पर आप प्रॉपर्टी मेरे नाम मत कीजिए, वरना अरमान मुझसे और नफरत करेगा। शशांक उठने की कोशिश करते हुए बोली, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर। उससे पहले ही रिद्धिमा ने उसके हाथ पकड़ लिए और रोती हुई बोली, आप जो कहेंगे वही होगा अंकल, पर आप हाथ मत जोड़िए। शशांक मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अब मरकर चैन मिलेगा बेटा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपनी प्रॉपर्टी और बेटा दोनों को सही इंसान के पास सौंप कर जा रहा हूँ। अरमान घर लौटा था, पर शशांक की मृत्यु के 1 हफ्ते बाद। रिद्धिमा शशांक के जाने से बहुत दुखी थी और अपना दुख किसी के साथ बांटना चाहती थी, पर उसके पास कोई नहीं था। हाँ, अतुल और अंजलि जरूर आए थे और किसी भी ज़रूरत पर साथ रहने का वादा भी कर गए थे। वो दोनों ही रिद्धिमा के पड़ोसी और अरमान के दोस्त थे और शशांक की बहुत इज्जत करते थे और अरमान की इस हालत से काफ़ी दुखी थे। अतुल ने अरमान को और एक बार समझाने की कोशिश भी की थी, पर अरमान की तरफ से किसी तरह का आग्रह नहीं था कि वो खुद को सुधारे। उसने तो अपने पिता की मृत्यु के बाद भी बेटे का फर्ज भी नहीं निभाया था, पर रिद्धिमा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ दिनों बाद अरमान का वही रवैया शुरू हो गया था, वहीं सारा दिन बाहर रहना और देर रात पूरी तरह मदहोश होकर लौटकर घर आना। पर रिद्धिमा सबसे ज़्यादा दुखी और टूट तब जाती थी जब कभी वो साथ में लड़कियों को लाता था। पर शशांक के डेट के कुछ दिन बाद जब शशांक के वकील ने अरमान से कांटेक्ट किया और शशांक की वसीयत के बारे में बताया, तो अरमान दंग रह गया। उसे लगा था पापा ने उस दिन गुस्से में अपनी जायदाद रिद्धिमा के नाम करने की बात कही थी, पर ऐसा नहीं था। वसीयत में साफ साफ लिखा था कि शशांक की सारी जायदाद रिद्धिमा के नाम थी और अगर रिद्धिमा को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है उसके लिए अरमान जिम्मेदार होगा। अगर अरमान रिद्धिमा से शादी कर लेता है और उसे सही मायने में पत्नी का दर्जा देता है, तो रिद्धिमा की इच्छा अनुसार अरमान शशांक की जायदाद की 1/3 हिस्से का मालिक बन सकता है और उसके लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी रिद्धिमा ही होगी। पहले तो अरमान इस वसीयत को पढ़कर सन्न रह गया, फिर गुस्से से फट पड़ा। उसका दिल कर रहा था रिद्धिमा की जान ले ले, पर वसीयत में साफ साफ लिखा था कि रिद्धिमा की अप्राकृतिक या अकस्मात मौत हो जाए तो शशांक की सारी प्रॉपर्टी इसी संस्था को चली जाएगी। अर्थात अरमान अब पूरी तरह भिखारी था। उसके पास अपना कुछ नहीं था, ना घर, ना हॉस्पिटल और ना
पापा का बिजनेस। अब अरमान के सामने एक ही रास्ता बचा था, रिद्धिमा से शादी, जिससे वो 1/3 प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता था और उसके लिए भी उसे रिद्धिमा को खुश रखना था, जिससे वो इसकी इजाज़त दी। 1 साल से ज़्यादा हो गए थे दोनों की शादी हुई। रिद्धिमा ने शशांक के बिजनेस को अच्छी तरह संभाल लिया था और उसे काफ़ी आगे बढ़ाया था, पर अरमान वहीं का वहीं था। उसका रोज का काम वही था, दिन भर बाहर गुजारना और रात को शराब पीकर घर लौटना। हाँ, उसने लड़कियों को लाना बंद कर दिया था। रिद्धिमा ने अरमान के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, जो वो मज़े से उड़ा रहा था, और रिद्धिमा कुछ नहीं कर पा रही थी। शादी के कुछ महीनों तक अरमान उसके साथ नॉर्मल व्यवहार करता था और घर पर रहता था। उसके पापा के व्यवसाय में इंटरेस्ट दिखाना भी शुरू कर दिया था, जिससे रिद्धिमा को लगा वो सुधर रहा है। रिद्धिमा को लगा था शायद शशांक की मौत ने अरमान को देर से ही दही सही दुख पहुंचाया है। वो अब सुधरने की कोशिश कर रहा है। रिद्धिमा बहुत असमंजस में रहती थी कि अरमान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में वो जैसा था अब पूरी तरह बदल चुका था। शुरुआत में तो वो कभी कभी दुखी स्वर में रिद्धिमा से कहता कि उसने पापा को बहुत दुख दिया है, और अब उसे समझ आ गया कि वो पापा की इच्छा अनुसार इंसान बनने की कोशिश करेगा तो उसके आत्मा को शांति मिलेगी। पर अब वो शराब के नशे में जो भी कहता उससे रिद्धिमा दंग रह जाती थी। अरमान का कहना था कि पापा ने उसके साथ दुश्मनी निभाई है और उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। वो रिद्धिमा से नफरत करता है और करता रहेगा। ये सुनकर रिद्धिमा चुपके से आंसू बहाया करती थी, पर अरमान को कभी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी उसने अरमान की नफरत और बढ़ेगी। कभी कभी वो शशांक की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उनसे माफ़ी मांगती थी कि उसकी कोशिश के बावजूद अरमान नहीं सुधर रहा है, और वो नहीं जानती अरमान सुधरेगा भी या नहीं। इसी बीच रिद्धिमा की गोद में रिधान आ चुका था, जो अरमान को फूटी आंख नहीं सुहाता था। रिद्धिमा अपनी बेइज्जती या तकलीफ सह सकती थी, पर अरमान का शराब के नशे में रिधान को एक सौदेबाज इंसान का पोता या एक सातिर औरत का बेटा कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कभी कभी सोचती थी कि अरमान से दूर चला जाए, पर उसने शशांक से वादा किया था कि कभी भी अरमान को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसे निभाने को मजबूर भी। उसे अरमान की हालत पर तरस भी आता था, जो शराब के नशे में कभी कभी ये कहकर रोता था कि उसे इस दुनिया में कोई नहीं चाहता, कोई प्यार नहीं करता। उसके खुद के पिता ने उसे कभी नहीं चाहा और जाते हुए उससे सब कुछ छीन लिया। उसका ना घर है, ना कोई जायदाद जिससे उसकी ज़िंदगी चल सके। वो तो एक भिखारी है और कुछ नहीं। ऐसे समय में रिद्धिमा को लगता कि अरमान का जायदाद उसे लौटा दे, पर अगले दिन सुबह जब अरमान की रूड बातें सुनती तो उसे लगता शशांक अंकल अपने बेटे के लिए जो सोचे सही सोचा था। जब तक वो शायद सारी जायदाद लुटा चुका होता अगर उसके नाम होती तो। इसी तरह 3 साल बीत चुके थे। रिधान अब 2 साल का हो चुका था, पर अरमान खुद को और भी बिगाड़ चुका था। रिद्धिमा सब आशा छोड़ चुकी थी और इसीलिए खुद को और ज़्यादा कामों में उलझा कर रखने लगी थी। एक दिन अरमान ने घोषणा की कि वो बिजनेस के लिए उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। रिद्धिमा ने इतना ही कहा कि अगर अरमान अब तक बिजनेस संभाल लिया होता तो उसे और उच्च शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं होती। पर अरमान का कहना था कि उसके पास ना पापा और ना रिद्धिमा जैसा टैलेंट है और ना ही इतना धैर्य कि वो शून्य से शुरुआत करे। इसीलिए उसे बिजनेस संभालने के लिए और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। उसने व्यंग से कहा, मैं जानता हूँ मैं कंगाल हूँ, कुछ करने के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए, क्योंकि तुमसे ही मुझे पैसे लेने होंगे। अगर तुम मना करोगी तो ठीक है, पापा ही मेरे अपने नहीं रहे तो और किसी से क्या आशा कर सकता हूँ। रिद्धिमा ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं थी, इसीलिए उसने एक बड़ी रकम अरमान के नाम करते हुए उसे अमेरिका जाने को कह दिया। अमेरिका जाने के कुछ ही महीने बीते थे कि अरमान ने रिद्धिमा को कॉल करके बताया कि उसने वहाँ अपना नया बिजनेस खोला है और उसे आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए उसे एक अच्छी खासी रकम चाहिए और उसे लाभ होते ही सारे पैसे रिद्धिमा को लौटा देगा। रिद्धिमा सब कुछ समझते हुए भी
अरमान के नाम पैसे भेजती रही और 2 साल बाद अरमान सब कुछ गंवा कर वापस लौट आया और रिद्धिमा को बताया कि उसके पार्टनर ने उसके साथ धोखा किया है। पर रिद्धिमा की बिजनेस मैनेजर रिद्धिमा को पहले ही अरमान की विलास बहुल जिंदगी के बारे में बता चुका था और रिद्धिमा समझ गई कि अरमान सब कुछ शराब और अपनी रंगीन जिंदगी में उड़ा कर आया है। पर उसे अरमान की बातों पर विश्वास मजबूर करना था, क्योंकि वो कभी नहीं भूल सकती थी कि उसके पास जितनी जायदाद है उसका असली हकदार अरमान है, ना कि वो। उसे अरमान पर इसीलिए विश्वास करना था कि उसे शशांक अंकल को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था और अरमान को सुधरने का मौका देना था। हर बार जितनी बार वो गलती करी, अरमान घर वापस आकर बहुत ही शांत और समझदार बन गया था। उसने अपने बेटे रिधान पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना आरंभ किया था और रिद्धिमा के साथ भी अच्छी तरह पेश आने लगा था। वो अब रिद्धिमा के साथ ऑफिस जाने लगा था और अपने पापा की बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने लगा था। रिद्धिमा को लगा शायद अमेरिका में सब कुछ गंवा कर आना अरमान के लिए एक बुरा अनुभव रहा होगा और अब वो सचमुच सुधरना चाहता है। वो खुश थी अरमान के लिए और उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए थे। अरमान अब शराब भी कम कर चुका था और दोस्तों का साथ भी छोड़ चुका था। वो ऑफिस के बाद जितना समय मिलता या तो रिद्धिमा के साथ व्यवसाय की बातें करता या रिधान के साथ खेलता। इसी बीच रिद्धिमा की कोख में एक नन्ही जान के आने की सूचना मिली थी, जिससे अरमान बहुत खुश था और रिद्धिमा से कहता था कि उसने रिधान के समय रिद्धिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर अब वो उसका हरदम ख्याल रखेगा। रिद्धिमा एक नई दुनिया में जीने लगी थी और अरमान को लेकर अपने सपने देखने लगी थी। उस शशांक की तस्वीर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती हुई बताती कि अंकल, आपने सही कहा था, आपका बेटा दिल का बुरा नहीं है और वो अच्छा है और जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा है। रिद्धिमा अब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपना इतने दिनों तक ध्यान न रख पाने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अरमान ने उसे अपना ध्यान रखने का हवाला देते हुए बिजनेस का सारा काम संभालने लगा था और बिजनेस में काफ़ी तरक्की भी हो रही थी। रिद्धिमा अब निश्चिंत थी कि अरमान सब संभाल लेगा। इसीलिए जब भी किसी पेपर पर दस्तखत करने को कहता, वो बिना देखे ही कह देती। उसे लगता था उसके प्यार और धैर्य ने अरमान को बदल दिया है और अब वो भी उसे और रिधान को चाहने लगा है। पर वो गलत थी। अरमान ने धीरे धीरे सारा व्यवसाय अपने नाम कर लिया था और अपने असली रूप में वापस आ गया था। अब बात बात पर रिद्धिमा उससे अपमानित होती थी और हद तो तब हो गई थी जब उसने रिद्धिमा पर घिनौने इल्जाम लगाए कि ये बच्चा उसका नहीं है। रिद्धिमा इस अपमान से इतनी आहत हुई कि वहाँ से चले जाने का निश्चय किया और एक दिन जब अरमान सो रहा था तो उसने अरमान की सारी जायदाद उसके नाम करके रिधान का हाथ पकड़कर उस घर से चली गई। हॉस्पिटल। अरमान को जोरों की प्यास लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और पानी का ग्लास लेने को हाथ बढ़ाया, पर असफल रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बड़बड़ाया, सॉरी पापा, आपका बेटा नालायक ही निकला। आपने तो जो किया था उसके भले के लिए ही किया था, पर उसने सदा आपको दोषी ठहराया। पापा, मैं मरने से पहले रिद्धिमा से एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ और बाकी बची जायदाद उसके हवाले करना चाहता हूँ। पर वो कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। इतने सालों तक वो कहाँ रही, कैसे रही, बच्चों को कैसे संभाला, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे मासूम बच्चे, पता नहीं कितनी तकलीफ़ें उठाई होगी। अब वो रिधान काफ़ी बड़ा हो गया होगा और दूसरी वाली लड़का या लड़की, ये भी मैं नहीं जानता। मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बच्चे को नहीं पहचानता। उसे याद आया रिद्धिमा के जाने के बाद वो कितना खुश था, मानो उसे सारा आसमान मिल गया हो। अब तो हर रोज़ घर में पार्टी होने लगी थी और वो पानी की तरह पैसा लुटाया करता था। वो अपने लक्ष्य में कामयाब जो हो गया था। बचपन से लेकर जवानी तक बस एक ही लक्ष्य था उसका, रिद्धिमा को घर से निकालना। और उसमें सफलता मिलने के बाद अब वो उसका जश्न मना रहा था। इस तरह मस्ती भरी ज़िंदगी जीता हुआ वो बहुत खुश था।
पर आखिरी उसकी लापरवाही ने रंग दिखा ही दिया और व्यवसाय में नुकसान आना शुरू हो गया। आखिरकार उसने उसने उसके शेयर्स बेच दिए और उसका बिजनेस ठप हो गया। अब बस उसके पास उसका घर और हॉस्पिटल के शेयर थे और वो जानता था कि इनके जाने से वो बर्बाद हो जाएगा। उसने फिर से अपनी कंपनी आरंभ करने का सोचा, पर अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। इतने दिनों तक खुद को शराब में डुबे रखने की वजह से उसे उस बीमारी ने जकड़ लिया था जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और वो था लीवर सिरोसिस। सर, आप सो रहे हैं क्या? नहीं सुशांत, आओ, कहते हुए अरमान उठने की कोशिश की। सुशांत, जो अरमान का लॉयर था, उसे सहारा देकर बिठाया और बोला, आपने जैसा कहा है मैंने वैसा ही लिखा है। आपका घर और हॉस्पिटल रिद्धिमा के नाम। आप यहाँ साइन कर दीजिए। अरमान हस्ताक्षर करता हुआ मुस्कुराकर बोला, अब मैं चैन से मर सकूंगा सुशांत। सुशांत बोला, ऐसा मत कहिए सर, आपका असली काम अभी बाकी है। रिद्धिमा को अभी ढूंढना है सर। अरमान आंखें मूंदते हुए बोला, वो मेरा जिंदा रहने पर नहीं आएगी सुशांत, मेरे मरने के बाद अखबार में सूचित करना, वो ज़रूर आएगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। तभी डॉक्टर मेहंती अंदर आते हुए बोली, इतना मायूस मत हो अरमान, आप सर्जरी से ठीक हो सकते हो। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे पता है डॉक्टर मोहंती, उससे बचने के चांसेस बढ़ते हैं, पर उसमें भी किसी अपनों के लीवर का छोटा सा पार्ट चाहिए और मेरा अपना कोई है ही नहीं जो मैं कोई आशा रखूं। अतुल अंदर आता हुआ बोला, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है अरमान, मैंने तुम्हारे कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया है। अब जल्दी से तुम्हारी सर्जरी हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। अरमान ने अतुल की ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखता हुआ पूछा, कौन है जो मेरे लिए अंग डोनेट करने वाला? मैं अपने इतने करीबी किसी को नहीं जानता। डॉक्टर मोहंती मुस्कुराकर बोले, आपको इसके बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर अरमान, है कोई, पता चल जाएगा आपको। अरमान को होश आ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, पर सब धुंधला दिख रहा था। पर उस जानी पहचानी सुरीली आवाज़ को पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा जो डॉक्टर से पूछ रही थी, डॉक्टर मोहंती, अब अरमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? वो ठीक है ना? अतुल की आवाज़ सुनाई दी, रिद्धिमा, तुम्हारे बच्चे का त्याग क्या यूं ही जाया होगा? अब अरमान पूर्णतः स्वस्थ है ना डॉक्टर मोहंती? डॉक्टर मोहंती बोले, यस मिसेस मलिक, आप निश्चिंत रहें। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा अब अरमान शराब को हाथ न लगाए। अतुल बोल पड़ा, नहीं लगाएगा डॉक्टर मोहंती। मौत के डर ने उसे समझा दिया है कि वो कितना गलत कर रहा था और रिद्धिमा के साथ भी कितना बुरा किया, पर उसे लगा था रिद्धिमा उसे भूल चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। रिद्धिमा बोल पड़ी, कैसे नहीं आती अतुल, मैंने शशांक अंकल से वादा जो किया था, कभी अरमान का साथ नहीं छोड़ूंगी। भले ही उसने मुझे छोड़ दिया हो, पर मैं ज़िंदगी भर उसके साथ हूँ। अरमान का दिल खुशी से उछल रहा था, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ कहे, और रिद्धिमा से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। उसने मन ही मन कहा, मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि इस नायाब हीरे को ठुकरा दिया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ रिद्धिमा, बस एक बार अपने नालायक पति को माफ़ कर देना। 1 महीने बाद अरमान हॉस्पिटल के बेड पर आंखें बंद किए हुए सो रहा था। वो अब ठीक था। वो आंखें बंद किए सोच रहा था कि रिद्धिमा ने जो किया वादा निभाने के लिए किया, पर वो शायद अरमान के सामने नहीं आना चाहती क्योंकि अब तक एक बार भी वो उससे मिलने नहीं आई थी। अरमान सोच रहा था कि गलती उसकी ही है। उसने रिद्धिमा पर जो अत्याचार किए थे, जिस तरह उसे घर से निकाला था, वो कैसे भूल सकती है? आज अरमान कैसे सोच सकता है कि वो उसे माफ़ कर देगी? उसने जो किया अपना कर्तव्य निभाया, पापा को दिया हुआ वचन पूरा किया है। अरमान को पता चला कि उसे उसके किशोर बेटे ने लीवर का पार्ट दिया था जिससे उसकी जान बची। वो अपने बेटे से एक बार मिलना चाहता था जिससे अपना आभार प्रकट कर उससे माफ़ी मांग सके, पर शायद रिद्धिमा ये नहीं चाहती थी। तभी अतुल अंदर आया और मुस्कुराता हुआ बोला, कैसे हो अरमान, किस सोच में पड़े हो?
अरमान बैठता हुआ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अतुल। मैं सोच रहा था मेरी ये ज़िंदगी मेरे बेटे और रिद्धिमा की देन है। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर शायद रिद्धिमा नहीं चाहती वो मुझसे मिले, और ये ठीक भी है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी अतुल, अब पछताने से क्या फ़ायदा। अतुल मुस्कुराता हुआ बोला, सही है, क्योंकि अब पछताने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुमसे कौन मिलने आया है। अरमान ने देखा, एक 15-16 साल का किशोर लड़का और एक 9-10 साल की लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। अतुल बोला, ये कौन है, बताओ तो अरमान। अरमान का दिल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उस किशोर ने बिल्कुल उसकी सूरत पाई थी और बच्ची ने रिद्धिमा की। पर उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि उसके बच्चे उससे मिलने आ सकते हैं, इसीलिए वो बोल नहीं पाया। बस इतना कहा, कौन है ये। शायद अंजलि दोनों का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, रुक क्यों गए अरमान, बोलने की हिम्मत नहीं है, या तुम्हें अभी भी रिद्धिमा पर विश्वास नहीं है कि वो अपने बच्चों को तुमसे मिलने भेज सकती है। अतुल मुस्कुराता हुआ बोला, अब मेरे बेचारे दोस्त को डांटो मत अंजलि, वो थोड़ा घबराया हुआ है ना अरमान। अरमान ने सर हिलाया और ज़मीन की तरफ देखने लगा। अतुल ने बच्चों से कहा, बच्चों अपने पापा से नहीं मिलोगे। दोनों ने सर हिलाया और धीर कदमों से अरमान के पास आकर खड़े हो गए। अरमान की आंखों में आंसू थे। वो उसे पूछता हुआ भर्राए स्वर में कहा, बच्चों मुझे माफ़ कर दो, आपके पापा बहुत बुरे हैं जो इतने दिनों आपसे दूर रखा। वो बच्ची बोल पड़ी, पापा कभी बुरे नहीं होते। मम्मा ने कहा आप हमसे नाराज़ थे, पर अब नहीं हो। रिधान गंभीर स्वर में बोला, और बड़े छोटों से माफ़ी नहीं मांगती। आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करो। अरमान अवाक सा उसे देख रहा था। उसके दिल ने कहा, ये रिद्धिमा ही है जो बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे सकती है। पापा ने रिद्धिमा को चुनकर एक हीरा ही चुना था अरमान, जो तू समझ नहीं पाया और उसे यूं ही गवा दिया। उसने बच्ची से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है। वो बच्ची अपने मुंह पर हथेली रखते हुए बोली, अरे आपको मेरा नाम भी नहीं पता, मेरा नाम रिसिमा है। अरमान उसके गाल को छूते हुए प्यार से बोला, मैं आपको एंजल कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। वो आश्चर्य से बोली, अरे मम्मा भी तो मुझे इसी नाम से पुकारती हैं। रिधान बोला, आप आराम कीजिए, हम फिर मिलने आएंगे आपसे। वो जाने के लिए मुड़े, तभी अरमान बोला, रिधान बेटा मम्मा से कहना एक बार मुझसे मिले, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अंजलि ने अतुल से पूछा, तो रिद्धिमा ने अरमान को माफ़ कर दिया। अतुल ने हाँ में सर हिलाया। अंजलि बोली, हम लड़कियाँ बड़ी कमज़ोर होती हैं। अरमान ने जो चाहा किया और रिद्धिमा ने उसके लिए न जाने कितने दुख उठाए। इतने संघर्ष के बाद आज वो अपनी नई कंपनी को खड़ा कर चुकी है और खुद अपने बच्चों को संभाल सकती है। उसे अरमान की ज़रूरत नहीं है अब। अतुल बोला, ये बात सही है अंजलि कि हम मर्द कठोर होते हैं और तुम औरत नरम दिल की। पर रिद्धिमा के माफ़ करने की कई वजह हैं। उसे हरदम लगा कि उसने अरमान का हक छीना है। शशांक अंकल ने अरमान को घर से बाहर उसी के लिए भेजा था और रिद्धिमा के नाम सारी जायदाद देकर अरमान के साथ अन्याय किया था। और पर उससे पहले ही अंजलि आंखें दिखाते हुए बोली, शशांक अंकल ने गलत नहीं, बहुत सही किया था। अतुल ने सर हिलाया और बोला, हाँ, पर रिद्धिमा को लगा कि उसने अरमान का हक छीना था। और दूसरी बात, उसने शशांक अंकल से वादा किया था कि वो सारी ज़िंदगी अरमान को संभालेगी, तो आज कैसे उसे छोड़ देती जब अरमान को उसकी ज़रूरत है। और वो चाहती थी कि बच्चों को उनके पापा मिल जाएं। और अंजलि बोली, और भी कोई वजह है क्या। हाँ, अतुल मुस्कुराता हुआ बोला, सबसे बड़ी वजह रिद्धिमा अरमान से प्यार करती है। वो अरमान को शुरू से ही चाहती थी और औरत अपने प्यार का 100 गलतियाँ भी माफ़ कर देती है। तुम्हें पता है ना। अंजलि हंसते हुए बोली, सही है, पर तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। आज खाना भी तुम बनाओगी और सोनू का होमवर्क भी तुम करवाओगी, याद है ना। अतुल उसे अपनी पास खींचता हुआ बोला, याद है डार्लिंग। और आपका हुक्म सर आँखों पर
अरमान अपने कमरे में सोया सोया थक चुका था। डॉक्टर ने उसे अभी ज़्यादा टाइम आराम करने को कहा था। अरमान ने रिद्धिमा से माफ़ी मांग ली थी और उसके नाम के सारे कागजात उसे सौंप दिए थे, जो रिद्धिमा ने स्वीकार नहीं किया था। पर वो बच्चों को लेकर उस घर में फिर से आ गई थी। वहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। अरमान ने यही कहा था कि अगर वो वहाँ बच्चों को लेकर वापस आएगी तभी अरमान समझेगा कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। अरमान बेड से उठा और बच्चों के कमरे में आया और झांका तो देखा कि दोनों किसी काम में व्यस्त थे। अरमान ने धीरे से पूछा, बच्चों क्या हो रहा है? रिस्मा ने उसकी ओर देखा और होठों पर उंगली रखते हुए बोली, धीरे पापा, कुछ सीक्रेट है, मम्मा को मत बताना। अरमान मुस्कुराया और धीरे से बोला, वैसे आपकी मम्मा हैं कहाँ? रिस्मा फुसफुसाई, ऑफिस गई हैं, पर कभी भी आ सकती हैं और हमें उनसे उनका सरप्राइज़ छिपाना है। अरमान फुसफुसाया, पर मम्मा को सरप्राइज़ क्यों? रिस्मा बोली, दिख के इनको पता भी नहीं कि मम्मा का अगले महीने हैप्पी बर्थडे है, उन्हें सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। हम हर साल देते हैं, है ना भैया? रिधान ने सर हिलाया और अपने काम में बिजी रहा। अरमान के साथ रिस्मा की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर रिधान थोड़ा कम ही बोलता था और अरमान को लगता उसका बेटा उम्र से ज़्यादा बड़ा और समझदार हो गया है। उसने रिस्मा की ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे आपकी टीम में शामिल नहीं करोगे बेटा? रिस्मा पहले रिधान ने जवाब दिया, आप खुद क्यों नहीं उन्हें देते कुछ? अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, सॉरी बेटा, मुझे तो उनकी पसंद भी पता नहीं है। रिधान अपना काम करता हुआ बोला, आप उन्हें कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? मैं अतुल अंकल से कह दूँगा, वो सारा इंतजाम कर देंगे। अरमान असमंजस में खड़ा रहा, तभी रिस्मा बोल उठी, नो टेंशन पापा, मैं बताती हूँ, आप मम्मा को पेरिस घुमाने ले जाओ, उन्हें वहाँ घूमने का बड़ा शौक़ है और हम भी जाएंगे आपके साथ। रिधान बोल उठा, नहीं रिसू, अगले महीने हम समर कैंप में जाएंगे और मम्मा पापा घूमने, है ना पापा? अरमान ने सर हिलाया और दिल में सोचा कि उसका बेटा कितना समझदार है। वो मुस्कुराया और उन पलों में खो गया जब वो अपनी खूबसूरत और समझदार पत्नी के साथ सपनों की दुनिया में होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलती हूँ किसी और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।